आज की क्लास में क्लास 11th का एक नया चैप्टर हम लोगों को स्टार्ट करना है, स्टैटिस्टिक्स। ये वर्ड आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। लोअर क्लास से आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते आ रहे हैं, इस क्लास में भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग अब तक जो कुछ पढ़ते आए हैं वो सब छोड़ के बिल्कुल नई चीज पढ़ेंगे, इसमें नई बात पढ़ेंगे। तो पहले अभी हमें ये जानना होगा कि प्रीवियस नॉलेज आपका क्या है और उनका बेसिक कंसेप्ट आपका अच्छी तरह से क्लियर है या नहीं है। तो बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते क्या है, कोई बताएगा? स्टैटिस्टिक्स में अब तक क्या पढ़े हैं हम लोग? अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स में? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यही पढ़े हो ना? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अब तक हम लोगों ने पढ़ा है। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे डेली लाइफ से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये हमारे लिए अप्लाइड मैथ है। अब तक जो मैथ हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, इन सब का, या फिर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं, इंडक्शन मेथड पढ़ते हैं, इन सब का हमारे डेली लाइफ से बहुत कुछ जुड़ाव नहीं है, ये बेसिक पार्ट्स। लेकिन जो 9th क्लास से हम लोग स्टैटिस्टिक्स, 9th नहीं बल्कि 6th क्लास से जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते आ रहे हैं, उसका हमारे डेली लाइफ से डेली यूज में आने वाला या डायरेक्ट हमारा कनेक्शन है उससे। हम लोग ऑब्जर्वेशन को देखते हैं डेली, डे टू डे लाइफ में कई जगह जाते होंगे तो कई तरह के ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते होंगे। उनके बारे में एक ओवरऑल व्यू आपको देने का मौका मिलता होगा, या फिर अपना एक ओपिनियन बनाने का चांस मिलता होगा। तो वहां भी आप किसका यूज करते हैं? स्टैटिस्टिक्स का। बिना स्टैटिस्टिक्स के हमारी लाइफ का बहुत कुछ मिस हो जाएगा। यहां तक कि हमारी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है हमारे लिए, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स होता है। गवर्नमेंट के पास अपना एक डिपार्टमेंट है, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट। मैथ पढ़ने का एक कैरियर ऑप्शन भी शायद आप लोग अभी तक नहीं जानते होंगे, तो जान लीजिए कि स्टैटिस्टिक्स से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं और स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में एक अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में। बिना स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के कोई भी प्रोग्राम लॉन्च नहीं करती है हमारी गवर्नमेंट। जैसे पुअर्टी लाइन बनानी है गवर्नमेंट को, देखते हो कि गांवों में 3 तरह के राशन कार्ड बनाए जाते हैं, रेड कलर के, व्हाइट कलर के और येलो कलर के। एक को कहते हैं अंत्योदय, शायद गांव से बिलोंग करते होंगे तो जानते होंगे। दूसरे को कहते हैं, उसको कहा जाता है बिलो पुअर्टी लाइन है। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको ये दिया जाएगा। दूसरा होता है व्हाइट कलर का, जिसको कहा जाता है ये पुअर्टी लाइन वाले हैं, जो लोग गरीबी रेखा पर जीवन यापन कर रहे हैं उनको। और एक होता है येलो कलर का, अबव पुअर्टी लाइन, यानी वो लोग ऐसा माना जाता है कि सामान्य जीवन जी रहे हैं, उन्हें किसी गवर्नमेंट के सहयोग की आवश्यकता फिलहाल खाने के संबंध में नहीं है। देखते हो कि रेड कार्ड वालों को बहुत सस्ता अनाज मिलता है, व्हाइट वालों को उससे थोड़ा सा महंगा, और जो येलो कार्ड वाले होते हैं उनको कोई छूट नहीं दी जाती है। तो ये पता कैसे चला कि किनको रेड कार्ड देना है, किनको व्हाइट कार्ड देना है? उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा स्टैटिस्टिकल डाटा का स्टडी किया गया होगा। पहले कोई सर्वे करने वाला एक आया होगा, कोई पर्सन जो स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करके ले गया होगा, और फिर उसका एनालिसिस किया गया होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब जनगणना होती है या आर्थिक जनगणना होती है तो उसमें आपसे तमाम तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आता है आपके घर में पूछता है, आपके घर में टेलीविजन है, बाइक है, कार है, ऐसा पूछता है क्वेश्चन। कितने लोग कमाते हैं, मंथली इनकम कितनी है, ये सारी चीजें वो लोग जानकारी लेते हैं। खेत कितना है आपके पास, तो इस बेसिस पे वो लोग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एक तय करते हैं कि इतनी सुविधाएं जिनके पास होंगी उनको हम अबव पुअर्टी लाइन सपोज करेंगे, इतने से इतने के बीच में जिनके पास होगा उनको हम लोग पुअर्टी लाइन पे रखेंगे, और जिनके पास बेसिक नीड्स भी जिनकी पूरी नहीं हो पा रही हैं उनको बिलो पुअर्टी लाइन रखेंगे। जैसे देखते हैं हम लोग एक सामान्य से घर में रहते हैं जिसमें हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। जैसे हमें ठंड में बहुत ठंड नहीं लगती, हम लोगों के पास इतना कपड़ा या ओढ़ने के लिए सामान होता है कि हमें ठंड से हम अपनी बचाव कर लेते हैं। जरा सोचिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सड़कों के किनारे जीवन यापन करते हैं, उन्हें गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत पड़ती है।
तो इन सब के पीछे कौन होता है? स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट। वो जैसा सर्वे वहां देगा करके अपना जैसा डेटा रिप्रेजेंट करेगा उसी के बेसिस पे वहां से प्रोग्राम बनेगा। तो स्टैटिस्टिक्स हमारे डेली लाइफ से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। इसमें हम लोगों ने क्या मेजर किया हुआ है? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब कुल मिला के हम लोग एक सेंट्रल वैल्यू निकालना चाहते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि इस क्लास में जितने स्टूडेंट हैं, सैटरडे को हमने टेस्ट लिया था, अब उनका रिप्रेजेंटेशन हमें अपने प्रिंसिपल के सामने रखना है कि 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, 30 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, तो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो शायद एक एक इंडिविजुअली वहां जाएगा तो कोई 10 आउट ऑफ 10 भी पाया होगा, कोई 10 आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 10 पाया होगा, कोई 0 आउट ऑफ 10 पाया होगा। तो उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब लगातार 2 जाएंगे और उन लोग उसमें से एक 10 पाया हो, एक 9 पाया हो, एक 8 पाया हो, इस तरह के जाए तो बड़ी खुश हो जाएंगी प्रिंसिपल मैम। लेकिन अचानक 10 उसके बाद 0 वाले जाएंगे तो फिर नाराज हो जाएंगे, ये तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो उन्हें एक ओवरऑल व्यू देने के लिए हम क्या करेंगे? हम उसकी सेंट्रल वैल्यू निकाल लेंगे। हमें इससे नहीं मतलब है कि कौन 0 पाया कौन 10 पाया, हम सबके मार्क्स का सम कर लेंगे और 30 से डिवाइड कर देंगे जितना है। मतलब हम करना क्या चाहते हैं? सेंट्रलाइज्ड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सबका, सपोज करना चाहते हैं कि सबका मार्क्स इक्वल है। सबका मार्क्स अगर इक्वल करें, जनरलाइज करें तो कितना आएगा? तो अगर मान लो कुछ लोग 10 पाए, कुछ लोग 0 पाए, कुछ लोग 6 पाए, कुछ लोग 4 पाए, कुछ 3 पाए, कुछ 7 पाए, जब सबका सम हमने किया तो मान लो 6 आ गया। सबका सम करके 30 से डिवाइड किया तो अब हम जाएंगे तो उन्हें सेंट्रलाइज्ड वैल्यू बताएंगे। हम कहेंगे एवरेज 6 है, हमारी क्लास का एवरेज 6 है। मतलब 10 मार्क्स का टेस्ट में अगर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली सब लोग ज्यादातर 6 नंबर पाते हैं, उसमें 6 मार्क्स पाते हैं। तो वो कहेंगे कि ये तो बहुत खराब परफॉर्मेंस है, 10 में 6 बहुत खराब है, वो भी मैथमेटिक्स में। अगर मान लो यही 9 आ जाए तो बहुत खुश हो जाएंगे, कहेंगे बहुत अच्छा है। तो इसको निकालने में हमने क्या यूज किया? स्टैटिस्टिक्स यूज किया। स्टैटिस्टिक्स का कौन सा पार्ट यूज किया? सेंट्रल टेंडेंसी में 3 बातें हम लोगों ने पढ़ा है। कौन सा? मीन, मोड, मीडियन। तो मीन क्या है? एवरेज को ही मीन कहते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या है? एवरेज है नंबर्स का, जिसके बारे में भी हम जिस डेटा का स्टडी कर रहे हैं उसका जो एवरेज होता है, एवरेज जानते हो ना, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, तो उसको मीन कहेंगे। दूसरा होता है मीडियन। मीडियन क्या है? मीडियन किसको कहते हैं? जो मोस्ट मिडिल हो, सबसे ज्यादा बीच में हो। अगर हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें डेटा को, तो जो बीच में आएगा टर्म, सबसे ज्यादा बीच में, उसी को क्या कहेंगे? मीडियन कहेंगे। और मोड, मोड क्या है? जैसे मान लो हमने 5 बच्चों का टेस्ट लिया 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, ये 50 मार्क्स का सपोज करते हैं। 50 मार्क्स का 5 स्टूडेंट का टेस्ट हुआ और उन 50 में से 2 टेस्ट हमने लिया। एक ने पाया 25, दूसरे में 30, तीसरे में 35, और ये 20। ठीक है, या फिर 30 तीसरे ने भी, चौथे ने भी पाया, 5वें ने भी 30 पाया। ठीक है, अब हम कहें कि इसमें मीन क्या होगा, तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? सबका सम करेंगे। सबका सम करिए, कितना आ रहा है? 150 और 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है? 30। तो इसका मीन आ गया 30। अब हमने कहा कि इन्हीं का हमने फिर दोबारा टेस्ट लिया। दोबारा टेस्ट लिया तो एक पाया 1 मार्क, दूसरा पाया 0, तीसरा पाया 0, चौथा पाया 49 और 5वां पाया 50 आउट ऑफ 50। ठीक है, और हाँ ठीक है, ये पाया। अब बताओ इसका कितना आएगा मीन? मीन कितना आएगा? 20।
मीन इसका 20 आ रहा है, इसका 30 आ रहा है। अब इन दोनों को ऑब्जर्व करो। अगर मान लो इसका आंसर हम जाके बताएं प्रिंसिपल मैम को कि इनका मीन 20 आया या एवरेज 20 आया, तो क्या इन बच्चों के साथ मैं इंसाफ कर रहा हूं? नहीं, क्योंकि ये तो 49 और 50 पाने वाले हैं। क्या इनके साथ अच्छा हो रहा है? नहीं ना, इनके साथ भी अच्छा नहीं हो रहा है, और मीन इनका 20 आ रहा है। अगर मान लो यहाँ पे भी हम कुछ चेंज कर देंगे, 25 कर लेते हैं, इनको 20 कर लेते हैं, अब कितना होगा? 130 अपन 5 कितना होगा? 26। और कम कर लेते हैं, इसको भी 20 कर ले तो कितना हो जाए? 24। अब यहाँ पे 24 आ गया। इनका एवरेज लगभग इक्वल है, लगभग तो बराबर ही है। यहाँ पे किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं हो रही है। अगर मैंने उनको जाके बताया कि 24 है एवरेज, तो ये भी बेचारा खुश रहेगा, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, ये भी खुश रहेगा, ये भी खुश रहेगा, ये दोनों भी खुश रहेंगे, और किसी के साथ नाइंसाफी भी नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मीन कभी कभी हर डेटा के लिए सही रिजल्ट नहीं देता है। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी में सिर्फ मीन, मोड, मीडियन बता देना। मोड क्या है? मोड तो जानते हो, मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा इज कॉल्ड मोड। जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है, सबसे ज्यादा बार अपीयर हुआ हो, वही क्या है? मोड है। तो मोड देखा जाए तो क्या है इसमें? 20 है, मोड 20 है। तो कभी कभी 25 कितने टाइम से है? चलिए इसको 24 कर लेते हैं, ठीक है। तो मोड हो गया हमारा 20। तो कभी कभी इस सिचुएशन से हमें क्या पता चला कि मीन एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता, एक्यूरेट फिगर रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कोई आउट ऑफ 100 पाया हो, 10 0 पाए हो, तो भी एवरेज क्या दे देगा? 10 दे देगा वो। तो इसके लिए हमें कुछ और भी जरूरत पड़ती है। अब हमने देखो क्या किया, पहले डेटा कलेक्ट किया, मान लो कुछ डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, और इस डेटा में एक वैल्यू को सेंट्रलाइज्ड सपोज कर दिया, हमने किसी एक को मीन सपोज कर लिया, ठीक है। अब इस मीन से कुछ ऊपर है और कुछ नीचे है। हम एक्यूरेट वैल्यू के लिए क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इन सब का डेविएशन पता चले हमें, क्योंकि यहां तो मीन से डेविएशन बहुत ज्यादा हो रहा था, डेविएशन ज्यादा था ना, वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा ये सभी वेरी कर रहे हैं। तो इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं, रेंज, जो हमें इस क्लास में पढ़ना है। पहला टॉपिक क्या पढ़ना है? रेंज। रेंज क्या होता है? डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन डेटा। किसी गिवन डेटा में जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है? रेंज है। जैसे देखो यहाँ पे दोनों का एवरेज नियरली इक्वल आ रहा था, लेकिन रेंज अगर देखा जाए तो रेंज इसका कितना है? इसका रेंज कितना होगा? मिनिमम वैल्यू कितनी है? 20, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 30। तो इसका रेंज आ रहा है 6, और इसका रेंज मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 50, तो इसका रेंज आ रहा है 50। तो कौन ज्यादा वेरिएबल? 10 होगा ना। अच्छा 20 और यहाँ 10 और यहाँ 50, दोनों का एवरेज लगभग इक्वल आ रहा था, लेकिन रेंज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। रेंज में डिफरेंस होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे डेटा बहुत ज्यादा मीन वैल्यू से डिफर कर रहा है, बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। तो किसको हम ज्यादा एक्यूरेट मानेंगे? इसको जिसमें वेरिएंस कम हो, कम वेरी करे, उसी को ना ज्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। तो यहाँ पे रेंज 10 आया, यहाँ पे 50 आया। तो रेंज पे डिपेंड करता है कि वो जो वैल्यू होगी, सेंट्रलाइज वैल्यू, वो कैसी होगी, एक्यूरेट होगी या नहीं होगी। रेंज अगर बहुत ज्यादा आ रहा है तो उस केस में मीन, मोड, मीडियन, फेलियर होते हैं। ये सब बहुत ज्यादा करेक्ट फिगर नहीं देते हैं डेटा के बारे में, तो उसके लिए रेंज कम होना चाहिए। रेंज समझ गए? रेंज क्या है? रेंज बहुत सिंपल है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वही रेंज होता है।
अब हम पढ़ने वाले हैं, हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड वैल्यू लें जो इसके डिफरेंस को कम कर दे, जो डेविएशन हो रहा है उसको कम कर दे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इनमें से किसी एक को सेंट्रलाइज्ड वैल्यू सपोज करेंगे। सपोज करो x1, x2, x3, xn, ये कोई ग्रुप ऑफ डेटा है और इसमें हमने एक किसी वैल्यू को जो बिल्कुल सेंटर में था उसको हमने एज्यूम कर लिया मीन। यानी सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब मीन, मोड, मीडियन, स्पेशली मीन और मीडियन, ठीक है। तो हमने किसी एक को सपोज कर लिया। अब हम इसका हर डेटा से डिफरेंस देखना चाहते हैं कि कितना डिफरेंस है। तो हम सब में से क्या करेंगे, इसको सबट्रैक्ट करेंगे। अगर इसको a नाम हमने दे दिया तो xi माइनस a, फिर x2 माइनस a, x3 माइनस a, ऐसे सबसे डिफरेंस इसका निकालते जाएंगे। और सबसे डिफरेंस निकालने के बाद अगर उसका सम कर दें और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू निकलेगी वो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू होगी। कुछ ज़्यादा इसके कंपैरिजन में, मीन के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी और उसी को हम लोग कहते हैं मीन डेविएशन। क्या कहते हैं, मीन डेविएशन। यानी जितना डेविएट कर रहा था ये सेंट्रल टेंडेंसी से, सेंट्रल वैल्यू से, अब उनका मीन निकाल रहे हैं, उसको कहेंगे मीन डेविएशन, ठीक है। अब यहाँ पे समस्या क्या आएगी, जब इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो सकता है कुछ नंबर्स पॉजिटिव आएंगे, कुछ नंबर्स नेगेटिव आएंगे और हो सकता है ऐड करते टाइम वो जीरो हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम सबकी क्या लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मॉडुलस वैल्यू लेते हैं, उसकी मॉड में रखते हैं सबको और मॉड में रख के तब सॉल्व करते हैं तो जो आता है रिजल्ट उसको हम कहते हैं मीन डेविएशन। क्या कहेंगे, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन इज इक्वल टू मॉड ऑफ सिग्मा xi माइनस a अपॉन n, ठीक है। इसको कहेंगे मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन हमने कहा सेंट्रलाइज्ड वैल्यू लेंगे, तो सेंट्रलाइज्ड वैल्यू दो तरह की हो सकती है, मीन हो सकता है या मीडियन हो सकता है, यही तो हो सकते हैं ना। तो दो तरह से इसको निकालते हैं। पहला होता है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। अगर मीन से हम ये डेविएशन निकाल रहे हैं कि जो हमने मीन निकाला है डेटा का उससे कितना डिफरेंस पे है सभी टर्म्स, उनका मीन निकाल रहे हैं तो उसको कहेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। अगर यही डिफरेंस हम मीडियन के साथ निकाल रहे हैं तो क्या कहेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इसको दिखाएंगे ऐसे, मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन को जनरली x बार से दिखाते हैं तो ऐसे लिख देंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। और ये क्या होगा, सिग्मा मॉड ऑफ xi माइनस x बार। अब यहाँ पे पहले तो सेंट्रलाइज्ड वैल्यू लिए थे तो a लिख रहे थे, इसको ऐसे लिख रहे हैं। अब हम किससे डिफरेंस निकालेंगे, x बार से निकाल रहे हैं, यानी कि मीन से डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो सिग्मा xi माइनस x बार अपॉन n, ये होगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, मीडियन को जनरली कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा xi माइनस m अपॉन n। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं रा डाटा के। जैसे मान लो हमें 3, 2, 4, 6 ये मिल गया। हम चाहते हैं कि इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालें। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा है फॉर्मूला, xi माइनस x बार अपॉन n। तो पहले हमें x बार निकालना होगा, तो पहले हम x बार निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है x बार, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने हैं 6, 18 अपॉन 6 इक्वल टू कितना आया 3। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो हर टर्म से हम क्या घटाएंगे, मीन को, और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे।
तो अब हम चाहते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना। हम लिखेंगे 3 माइनस, पहला टर्म 3 है तो 3 माइनस 3 प्लस दूसरा 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 और सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है अपान 6। 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 अपान 6, 8 अपान 6, 1.6 आएगा, 1.3 ये होगा हमारा मीन डेविएशन अबाउट। ठीक है, ऐसे निकालते हैं मीन डेविएशन अबाउट। अगर मीडियन निकालना है तो इन्हीं टर्म्स का क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे और यही काम हम क्या करेंगे सबके साथ मीडियन को सब्ट्रैक्ट करके करेंगे। तो इस तरह से रॉ डाटा के लिए आप लोग कर सकते हैं आप मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। फिर उसके बाद हम लोग ग्रुप्ड डाटा के लिए भी पढ़ेंगे, ग्रुप्ड डाटा में कैसे करना है।